हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का होम साइंस जो कि सेकेंड सेमेस्टर से। आज के इस वीडियो में मैं आपको 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा रही हूँ पूरे एक ही वीडियो में। आपका ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होगी वो बहुविकल्पी होगी, जो कि एक ही वीडियो में पूरा आपका मैं कवर कराऊंगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि तंतु से धागा व वस्त्र बनाने की प्रक्रिया के चरण। तो सबसे पहले कि तंतु, आपको समझना चाहिए कि तंतु है क्या। तो आप अपने घरों में साड़ियों में देखे होंगे कि जब कढ़ाई वो होती है तो किनारे किनारे एक चमकीला सा जो तंतु टाइप का दिखता है, रेशा की तरह तो वो हमारा होता है तंतु। बहुत ही लचीला होता है, ठीक। तो इसको जैसे वस्त्र जब बनाने तो किन प्रक्रियाओं, मतलब कैसे चरण है, कितने चरण है, तो 3 चरण है इसमें। ये कि तंतु, और दूसरा फिर धागा होगा, और तीसरा वस्त्र होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रश्न दूसरे पे। प्रश्न दूसरा ये है कि वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं। तो वस्त्र विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्त्र बनाने वाले जो प्राकृत है, कृत्रिम है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए तंतुओं का वस्त्र निर्माण की सभी विधियां जो भी है, जैसे वस्त्र निर्माण होता है, जितनी भी विधियां हैं वो वस्त्रों की परिष्कृत तथा परिसज्जा का, वस्त्रों के रख रखाव और उसको संग्रह करके, ठीक है, उचित प्रकार से धुलाई, अवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो ये वस्त्र विज्ञान है। प्रश्न तीसरा है कि वस्त्र तंतु विज्ञान। तो वस्त्र तंतु विज्ञान या टेक्सटाइल विज्ञान वह शाखा है जो हमें वस्त्र के रूप में उपयोग में लाने वाले सभी पदार्थ से जुड़ी हुई तकनीकों, सिद्धांतों, नियम और प्रक्रियाओं के बारे में हमें विभिन्न वस्त्र पदार्थों के विषय में वो हमको जानकारी देता है, ठीक है, और हमको जानकारी प्राप्त होता है। तो ये वस्त्र तंतु का विज्ञान है। प्रश्न 4 है कि तंतु किसे कहते हैं। अब ये बार बार तंतु आ रहा है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया। तो तंतु जो है यह कटाई किया हुआ, ठीक है, ऐंठन वाला तंतु होता है, मुड़ा हुआ। आप उसको अगर हाथ में लेंगे तो आप वो सीधा नहीं रहेगा, वो मुड़ जाएगा। बहुत ही लचीला होता है ये जो जिसे प्रत्यक्ष रूप में तंतु के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तंतु एक कोमल और लचीला, पालों के समान बटा हुआ महीन धागा होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई की तुलना में डायमीटर छोटा होता है। और तंतु वस्त्र तंतु उद्योग में धागे और वस्त्र बनाने हेतु आधारभूत ये इकाई है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न 4 समझ में आया होगा। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न 5 पे कि वस्त्र तंतु विज्ञान का महत्व। वस्त्र मतलब कपड़ा हो गया, और तंतु वही जो तार की भांति होता है, लचीला कोमल। तो वो विज्ञान का महत्व इसका क्या है। तो हालिन सैडलर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार इनका कहना है कि वस्त्र तंतु के बारे में, विज्ञान के बारे में, कि हर व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक वस्त्र से घिरा रहता है, ठीक। जन्म हो या मृत्यु हो, पूरे वस्त्र से उसका तन बदन ढका रहता है। और हम वस्त्र तंतु के उत्पादन पर पलते हैं और पहनते हैं। हम वस्त्र आच्छादित कुर्सी पे भी लगा रहता है, सोफा पे भी बैठते हैं, और हम वस्त्र के ऊपर और नीचे सोते भी हैं, ये तो सबको पता है। वस्त्र हमें सुखाते हैं या हमें शुष्क रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं, और हमें सूर्य, अग्नि और संक्रमण की सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये वस्त्र का परिभाषा है, कहे तो हालेन सैडलर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार उनका महत्व है। अब आते हैं प्रश्न 6 पर कि वस्त्रों का सामाजिक व मनोवैज्ञानिक महत्व। जो वस्त्रों का सामाजिक पर और मनोविज्ञान का महत्व क्या है कि वस्त्र किसी भी फैशन व शैली के अनुरूप हो। हमारे समाज वो समूह द्वारा एक विशेष किस्म के परिधान स्वीकारे जाते हैं। परिधान और सामाजिक स्थिति के बीच में जो अंतर संबंध होता है, उपयुक्त वस्त्र में उपयुक्त स्थान पर प्रदान करने में सहायक होते हैं। अच्छे परिधान समाज या समुदाय में परिवार को मान सम्मान प्रदान करने में सहायक होते हैं। मतलब वस्त्र का उत्तम चुनाव जो है वो प्रत्येक, मतलब हर कोई गृहिणी का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अब आते हैं हम प्रश्न 7वें पे कि प्राकृतिक तंतु, ठीक। एक कृत्रिम तंतु होता है और प्राकृतिक तंतु। तो वो तंतु है जो प्रकृति में भी सदैव मूल रूप में रहती है, मतलब हमेशा रहती है, प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, ठीक। इसका परिभाषा ये हो गया। कुछ तंतु बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे पेड़ पौधे के तनों, फूल जैसे रेयान, कुछ जानवरों की खाल में स्थित बालों जैसे ऊन, और कुछ प्रकृति में कीड़े मकोड़े से जैसे रेशम प्राप्त किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये प्राकृतिक रूप से है, ये मानव नहीं बनाते हैं, ठीक।
ये प्रकृति में ही मिलता है, जीव जंतुओं से मिलता है। और रेशम जो होता है आपने ये सुना होगा। अब प्रश्न नंबर 8वें पे आते हैं कि वनस्पति जन्य तंतु, ठीक है, वनस्पति से, ठीक। तो प्राकृतिक जनित मतलब प्रकृति से उत्पन्न जो ऊन, जो रेशों के, जिन्हें वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है, वनस्पति जन्य तंतु के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इन तंतुओं की रचना के मुख्य भाग सेल्यूलोज का होता है। सेल्यूलोज के अलावा इन तंतुओं की रचना में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का एक निश्चित प्रतिशत पाया जाता है। वनस्पति तंतु सांद्र अम्लों की क्रिया से तत्काल क्षतिग्रस्त होता है, मतलब नष्ट हो जाता है, जबकि क्षारकों का इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। अब हम आते हैं प्रश्न 9 पे कि तंतु बीज वाले जो तंतु होते हैं, तो वनस्पति जगत में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनमें कि बीजों से तंतुओं की प्राप्ति होती है। बीज या कोए के चारों ओर चिपटी अवस्थाएं में तंतु लगे रहते हैं, जैसे कपास के हो गए। इन बीजों या कोओं को एकत्रित करके तंतुओं को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद आता है कपास। तो इन तंतुओं की प्राप्ति कपास के पौधों से होती है। कपास के पौधे के जब फूल झड़ जाते हैं तब कोए निकलते हैं, ठीक। इन कोयों के चारों ओर कपास का रेशा चिपका रहता है, जो कि सभी बीज को घेरे रहता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 11 पे आते हैं कि कापूक कापूक भी बीज वाला वनस्पति तंतु है। यह एक प्रकार के वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है और इसके बीज के चारों ओर तंतु कपास के समान लिपटा रहता है। इसका तंतु कपास के तंतु से उत्तम और रेशे के अनुरूप होता है और इसके तंतु से शुद्ध कपास के समान नहीं निकाला जा सकता, परंतु यह जीवन सुरक्षा, पेटी, चटाई आदि के लिए अधिक उपयोगी होता है। प्रश्न 12 पे आते हैं कि लिनन, यह तंतु सन आप सुने होंगे, पौधे, सन का पौधा, वो पौधे के तनों से प्राप्त होता है लिनन, ठीक। फ्लक्स पौधा शीतोष्ण जलवायु तथा नमी युक्त स्थानों पर उत्पन्न होता है। इसके तने पर नीले पीले रंग के फूल लगते हैं। इसके तने के तंतुओं को वस्त्र उपयोगी बनाकर वस्त्रों को बुना जाता है। इसके तंतु से बने नए वस्त्र जो है वो काफ़ी कोमल और चिकनी, कीमती होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि लीलन जो है वो सन नामक जो पौधे हैं उससे प्राप्त होते हैं। प्रश्न 13 है कि सूत्र की परिभाषा। हालेन और सैडलर और लैंगफोर्ड के अनुसार ये कहते हैं कि जो सूत्र तंतुओं के एक एक एकत्रीकरण यानी कि इकट्ठाकरण का जो सामान्य नाम है, जो कि आपस में दबाए या गूथे जाते हैं सूत्र, ठीक है। जैसे कि मंगलसूत्र होता है, ठीक है, तो वो आपस में गूथे हुए होते हैं, तो वही सूत्र है। उसके बाद प्रश्न 14 है कि कताई की परिभाषा। कताई की परिभाषा तो कोयलियर के अनुसार ये कहते हैं कि कताई के अंतर्गत तंतुजन्य पदार्थों को खींचकर और आपस में ऐंठ कर बनाए हुए जो लघु और दीर्घ यानी कि छोटा और बड़ा तंतुओं को एक साथ आपस में जोड़कर सूत्र बनाए जाते हैं। तो सूत्र का मतलब यहाँ पे ये होगा कि दबाए या गूथे। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न 15 पर कि लघु आकारीय तंतु। हालेन और सैडलर के अनुसार जो लघु यानी कि छोटा जो है वो आकारीय तंतुओं में इंचों या सेंटीमीटर में मापा जा सकता है और इसकी लंबाई की बात करें तो 3/4 इंच से 18 इंच के बीच में ये होता है। प्रश्न 16 है कि स्पंज सूत की विशेषता। इसके तंतुओं के सूत उभरे हुए होते हैं और ये तंतुओं के सूत सिरे सूत को त्वचा के तुरंत संपर्क से दूर करते हैं। स्पन यान गर्म आर्द्र दिन में यानी कि आर्द्र मतलब नमी, चिकने फिलामेंट यार्न की अपेक्षा अधिक आरामदायक होते हैं। इन उभरे हुए सिरे से वस्त्र का रूप मंद रोएदार होता है, साथ ही वस्त्र की सतह पर गांठने भी पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न 17 पे आते हैं कि दीर्घ आकारीय या फिलामेंट तंतु। अविरल लंबाई के इन प्राकृतिक तंतुओं में सिल्क का रेशा फिलामेंट के रूप में रहता है। लंबाई अधिक होने के कारण इन तंतुओं में जोड़ कम होने के कारण इनकी सतह पर कम संख्या में तंतुओं के सिरे होते हैं, जैसे कि इसे बने वस्त्र जो है, कपड़ा है, वो चिकने व चमकदार होते हैं। रेशे की लंबाई अधिक होने के कारण यह अपेक्षाकृत अधिक
मजबूत होता है। प्रश्न 18 है कि फिलामेंट सूत्र की परिभाषा। कोलियर के अनुसार ये कहते हैं कि अविरल फिलामेंट सूत्र बाहर निकलने वाले लंबे बिना टूटे धागे से बनता है और उन्हें आपस में जोड़े रखने हेतु थोड़ी मात्रा में ऐंठन दी जाती है। प्राकृतिक तंतुओं में यह धागा 1 मील या अधिक लंबा होता है। संश्लेषित तंतुओं को अविरल फिलामेंट के रूप में उत्पादित किया जा सकता है, जिन्हें तंतु उत्पादित करने वाले पदार्थ को तरल रूप में स्पिनरेट के महीन छिद्रों से बाहर निकाला जाता है और आपस में ऐंठन देकर सूत्र या यार्न बनाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न 19 पे कि सिलाई संबंधी प्रमुख सिद्धांत। उचित कपड़े का चुनाव, सही नाप, फिटिंग, वस्त्र समायोजन में सुविधा होना और वस्त्रों को परिसज्जा सिलाई संबंधी कुछ प्रमुख सिद्धांत है। तो ये सिलाई संबंधी प्रमुख सिद्धांत है। प्रश्न 20 है कि वस्त्र परिसज्जा हेतु ध्यातव्य व्यातें। तो कपड़ा सिलने के बाद जहाँ जहाँ कच्ची सिलाई की गई है वहाँ पक्की सिलाई करें एवं कच्चे टाँके को निकाल दें। मतलब आप सिलाई में देखे होंगे जो खरीदा हुआ कपड़ा रहता है उसमें दूर दूर टाँका मारा हुआ होता है, तो उसी को कह रहा है कच्चे सिलाई। तो उसको अगर हम पास पास सिलाई कर दें तो वो हो जाएगा पक्का। दूसरा ये कि बटन लगाने से पहले कपड़े को उल्टी ओर से प्रेस करें, जिसके बाद सीधे ओर से प्रेस करें। फिर तीसरा ये है कि वस्त्र के जिस स्थान पर मोटिव्स या टाइटिंग के फूल या लेस सुंदरता बढ़ा सकते हो वहाँ बड़ी सफाई से इन्हें लगाएं। प्रश्न 21 है कि चुन्नट किसे कहते हैं। वस्त्रों में सजा देने के लिए चुन्नट एवं प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है। चुन्नट द्वारा अधिक कपड़ों को इकट्ठा किया जाता है और चुन्नट बनाने के लिए एक योग की चौड़ाई से दुगना कपड़ा लेना चाहिए, जिससे सिलते समय इस बात को ध्यान में रखें कि चुन्नट वाला भाग जो है वो ऊपर की ओर रहे और योग जो है वहाँ भाग नीचे की तरफ रहे। तो ये चुन्नट उसको कहते हैं। प्रश्न 22 है कि डार्टर्स क्या है। तो वस्त्रों को उचित फिटिंग देना करने के लिए डार्टर्स का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं के वस्त्रों पर फिटिंग देने के लिए कमर पर, कंधे के बीच में, साइड में और कंधे के गोलाई पर सामने की ओर डार्टर्स डाली जा सकती हैं और वस्त्र के फिटिंग देखने के लिए डार्टर्स पर कच्चे टाँके लगाकर डार्टर्स सिलना चाहिए। प्रश्न 23 ये है कि ये जो डार्टर्स का मतलब ये हुआ, जैसे आप कपड़ा सिलाई करते हैं तो आप एक चाक लेते हैं और उसे डॉट डॉट करके नाप, जैसे इंची टेप से आप नाप नाप के फिटिंग जो है उसको आप डॉट डॉट लगाते हैं, तो उससे सिलाई जो है वो फिटिंग परफेक्ट होती है। तो यही इसका मतलब है। चलिए बात है हम प्रश्न 23 पे कि टक्स से आशय। टक्स से आशय क्या है। तो टक्स भी सजावट की दृष्टि से बनाए जाते हैं। टक्स को फोल्ड कर मतलब मोड़ कर पूरी लंबाई तक सिला जाता है, जबकि प्लेट्स को ऊपरी से दूसरे कपड़े के साथ जोड़ते समय सिलाई में दबाया जाता है। टक्स हाथ से सिलकर, रनिंग स्टिच द्वारा एवं मशीन से सिलकर बनाए जाते हैं। प्राय फ्रॉक की योक पर स्टॉक के टॉप एवं घेरे के टक्स को बनाए जाते हैं। प्रश्न 24 है कि मच्छी टाँका। तो ये टाँका जो है वो गर्म या मोटे कपड़े पर पैबंद बनाने समय लगाया जाता है। कच्छ की जो कढ़ाई में घाघरा और चोली पर कढ़ाई की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस टाँके का प्रयोग किया जाता है। यहाँ टाँका नीचे से शुरू होता है और करके ऊपर की रेखा फिर नीचे की ओर रेखा पर लगाए जाते हैं। प्रश्न 25 है कि गृह संबंध की परिभाषा दीजिए। घर का जो प्रबंध है उसकी परिभाषा क्या है। तो ग्रास और क्रेडल के अनुसार ये कहते हैं कि गृह प्रबंध निर्णय की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में न्यूनतम 3 सशक्त पग है। आयोजन को क्रियान्वित करते समय विभिन्न तत्वों पर नियंत्रण, चाहे कार्य स्वयं के द्वारा किया जाए या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, और परिणामों का मूल्यांकन जो कि भावी आयोजन के लिए भूमिका का कार्य करेगा। प्रश्न 26 है कि गृह प्रबंध की प्रक्रिया के 3 चरण। उत्तर है आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। गृह प्रबंध की प्रक्रिया के ये 3 प्रमुख चरण है, ये आप याद रखिएगा। गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करके और नया परिवार के भौतिक एवं अभौतिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
प्रश्न 27 है कि आयोजिका किसे कहते हैं? तो आयोजिका के रूप में नारी का परिवार में महत्वपूर्ण स्थान है। विवेकपूर्ण ढंग से तैयार की गई उसकी योजना परिवार के सदस्यों की सुख शांति प्रदान करती है, देती है। सुचारू रूप से घर को आयोजित करने की क्षमता ही जो है वो परिवार का कल्याण होता है और कम खर्च और कम समय में सभी समस्याओं का समाधान उसके द्वारा संभव होता है। आयोजिका, ठीक है? तो वही नारी का यहाँ पे स्थान दिया गया है। प्रश्न 28 है कि परिवार की गृह व्यवस्था के 3 उद्देश्य। जो परिवार का जो गृह व्यवस्था है तो उसके 3 उद्देश्य ये हैं: सौंदर्य, दूसरा अभिव्यंजकता और तीसरा है क्रियात्मक, यानी कि सौंदर्य, साफ सुथरा और अभिव्यंजन मतलब भोजन से रिलेटेड, और क्रियात्मक जो कि काम से। प्रश्न 29 है कि गृह प्रबंध के उद्देश्य। गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या है? क्यों करते हैं कोई गृह प्रबंध अपना? तो गृह प्रबंध के 3 उद्देश्य: परिवार के सभी सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा ये है कि पारिवारिक आय का सही ढंग से व्यय करना, और तीसरा ये है कि स्वच्छ पारिवारिक वातावरण रखना, और चौथा ये है कि पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न 30 पे कि गृह व्यवस्था हेतु गृहिणी के दायित्व। जो घर की जो व्यवस्था है तो जो घर में जो गृहिणी होती है, औरतें होती है, उसका दायित्व क्या होता है? तो उसमें मूल्यों को स्वस्थापित करना, रखना और उन्हें बढ़ाना। दूसरा ये कि परिवार के लक्ष्य निश्चित करना। तीसरा कि परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। चौथा कि योग्यताएं, कौशल और ज्ञान में वृद्धि करना। पांचवा ये कि परिवार के सदस्यों का शैक्षणिक और सामाजिक विकास करना। प्रश्न 31 है कि गृह प्रबंध का क्षेत्र। उत्तर है गृह प्रबंध का पारिवारिक साधनों के संतुलन, उपयोगी की प्रक्रिया, आहार एवं पोषण, मानव विकास, वस्त्र एवं तंतु विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 32 है कि गृह प्रबंध विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं। तो इसमें ये है कि पहला कि प्रबंध प्रक्रिया के प्रति अनभिज्ञता, दूसरा ये कि सभी संभावित साधनों को प्रति परिवारों का सजग न होना, तीसरा कि प्रबंध का लक्ष्यों से संबंधित न होना, चौथा कि प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान की इच्छा होना, पांचवा है कि प्रबंधकीय निर्णयों के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव। प्रश्न 33 है कि बजट बनाने का मूल सिद्धांत। उत्तर है कि गृहिणी के परिवार में आने वाले मासिक आय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ये कि गृह की विभिन्न आवश्यकताओं का, यानी कि घर की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको क्रम अनुसार ज्ञान होना चाहिए कि कितने किसमें खर्च है। तीसरा जो टॉपिक है कि परिवार की आय के विभिन्न व्यय में बांटते समय भविष्य के लिए भी थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, उसका प्रावधान रखना चाहिए। और चौथा ये कि बजट एक निश्चित काल के लिए बनाना चाहिए। प्रश्न 34 है कि प्रबंध प्रक्रिया किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की एक सुनिश्चित विधि को बताती है। प्रबंध प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से पारिवारिक साधनों का संतुलित उपयोग करने की दृष्टि से अपनाया जाता है। प्रश्न 35 ये है कि प्रबंध प्रक्रिया की परिभाषा दीजिए। उत्तर है कि न्यूमैन तथा समर के अनुसार प्रक्रिया क्रियाओं की श्रृंखला है जो उद्देश्यों को प्राप्ति की दिशा में ले जाती है। दूसरा ये कि नेकल तथा डोर्सी के अनुसार सामान्य अर्थों में प्रक्रिया को एक नियोजित गतिविधियां कहा जा सकता है जो वांछनीय परिणामों प्राप्त करने की दिशा में की जाती है। प्रश्न 36 है कि लीचफील्ड द्वारा प्रतिबंध प्रक्रिया द्वारा क्रियाओं का चक्र। तो लीचफील्ड ने प्रबंध प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र कहते हुए इन्हें 5 आधारभूत चरणों में बांटा हुआ है: निर्णय लेना, दूसरा कार्यक्रम बनाना, तीसरा संप्रेषण और चौथा नियंत्रण और पुनर्मूल्यांकन। प्रश्न 37 है कि स्वशासन द्वारा प्रबंध को प्रभावित करने वाले तत्व। स्वशासन के प्रभावित करने वाले 3 तत्व हैं, वो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं, दूसरा शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा व्यावसायिक स्थिति। प्रश्न 38 है कि व्यवहारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं। विद्वानों ने पारिवारिक जीवन चक्र की आवश्यकताओं को विभाजित किया, बांटा हुआ, लेकिन पारिवारिक जीवन पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में स्वीकृत 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं, यहाँ विश्लेषण की दृष्टि से उपयुक्त है। पहला प्रारंभिक अवस्थाएं, दूसरा विस्तृत अवस्थाएं, तीसरा जो है संकुचित अवस्था। प्रश्न 39 है कि प्रारंभिक अवस्था क्या है? फिट्जजामन्स, लेनरी एवं मेजिन इन अवस्था को परिवार के आर्थिक विकास की दृष्टि से बुनियाद की अवस्था कहा है। इस अवस्था में उत्पन्न होने वाले अन्य आधारभूत
प्रबंधकीय प्रतिमान है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रभुत्व प्रतिमान, कार्य का उत्तरदायित्व, संवाद एवं अंतरक्रिया, घरेलू कार्यों की दिनचर्या एवं आद्य, इन सबका विश्लेषण होता है। व्यक्ति की परिवार में भूमिका का अवधारणा तथा अपेक्षाओं की दृष्टि से। प्रश्न 40 है कि पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था। पैरी तथा पैरी ने इस अवस्था को पारिवारिक जीवन चक्र की व्यस्तम अवस्था कहा है। इस अवस्था की जो समय है वो परिवार मूर्त वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर देता है। परिवार का आर्थिक विकास प्रतिबिंब होने लगता है। प्रश्न 41 है कि पारिवारिक जीवन की संकुचित अवस्था। यह अवस्था प्रथम बच्चे के परिवार से अलग होने से शुरू होती है और इस अवस्था में पुनः दंपति अकेले हो जाती हैं। कार्यरत सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पति पत्नी से भी किसी एक की मृत्यु होने तक यह अवस्था रहती है। तो इस अवस्था को व्यावसायिक समायोजन तथा आर्थिक पुनर्लाभ की अवस्था कहा गया है। प्रश्न 42 है कि मानव जीवन को नियंत्रित करने वाले जीवन मूल्य। उत्तर है पार्कर के अनुसार मनुष्य के आचरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख मूल्य हैं। पहला प्रेम, दूसरा ज्ञान और विवेक, तीसरा कला, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा सुख, छठवां महत्वाकांक्षा, सातवां है शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियां, आठवां है खेल और नौवां है धर्म। प्रश्न 43 है कि पारिवारिक साधन की परिभाषा। ग्रास क्रेडल तथा नोल के अनुसार साधन लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम है। दूसरा स्वांसन के अनुसार साधनों का अर्थ उन साकार और अमूर्त घटकों से है जिनको आप लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रश्न 44 है कि साधनों का वर्गीकरण। उत्तर है कि इंडियाना में 1961 में आयोजित गृह अर्थशास्त्र के सेमिनार में साधनों का वर्गीकरण 3 समूह में किया गया। पहला तकनीकी साधन, दूसरा सामाजिक साधन, तीसरा गुप्त अमूर्त या व्यक्तिगत साधन। प्रश्न 45 है कि डीकन तथा फायरबाउ द्वारा साधनों का वर्गीकरण। उत्तर है कि डीकन तथा फायरबाउ ने साधनों को 3 जोड़ों में बांटा। पहला मानवीय एवं भौतिक, दूसरा आर्थिक और अनार्थिक, तीसरा है मूर्त एवं अमूर्त। प्रश्न 46 है कि मानवीय साधन समय, शक्ति, रुचियां, योग्यताएं एवं कुशलताएं, ज्ञान और अभिवृत्तियों मानवीय साधन है। प्रश्न 47 है कि रुचि से क्या आशय है। उत्तर है कि किसी कार्य में रुचि होने पर कार्य अधिक शीघ्रता, सरलता और सफलतापूर्वक किया जाता है। जिस काम में अगर आपका मन हो वो जल्दी काम हो जाता है। जैसे यदि गृहिणी को घर की सफाई करने में रुचि है तो वो घर की भली भांति सफाई करके घर को सुंदर और आकर्षक बना सकती है। 48 क्वेश्चन है कि मानवीय साधन के रूप में शक्ति। परिवार के सदस्य या व्यक्ति की ऊर्जा एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। काम करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। यदि परिवार के सदस्यों में शक्ति अधिक होगी तो वो उसका उचित व्यवस्थापन करके और अन्य साधनों में प्राप्ति करने में सहायता करेंगे। प्रश्न 49 है कि मानवीय साधन के रूप में समय। तो समय ऐसा मानवीय साधन है जो संसार के सभी व्यक्तियों या परिवारों को एक समान प्राप्त होता है। समय का उचित व्यवस्थापन बहुत आवश्यक है। यह तो परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वो समय पर किस प्रकार का सदुपयोग कर रहे हैं। परिवार को यह साधन एक समान उपलब्ध होने पर भी विभिन्न परिवार को इन साधनों का उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। प्रश्न 50 क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण जो है इसका अर्थ ये कि आधुनिक उपकरण द्वारा कार्यों को आसान बनाना, जैसे गैस चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर, कुकर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर द्वारा श्रम एवं धन की बचत होती है और कार्य की सुगमता हो जाती है। जैसे कि आज के समय में हो गया है कुकर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और गैस चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर, सभी जो कि हमारे काम को बहुत ही आसान बना दिया और कम टाइम में उसको पूरा कर दे रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने भी प्रश्न हमने बताया उसको आप अच्छे से एक बार पूरे अच्छे से लास्ट तक आप इसे ज़रूर देख लें। अगर आप एक बार इसको देख लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।